तो ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे सम्मान पर, और हमने ये समझा कि हमारी समझदारी का, जीने का जो स्तर है, जितना लेवल है, उसको वैसा ही नाप पाए, वैसे जी पाए, तो उसको हम कहते हैं कि हमारा सम्मान हुआ। समझदारी किसको कह रहे हैं? तो स्वयं में व्यवस्थित जी पाना। स्वयं में व्यवस्थित जी पाने का मतलब है कि मेरे भाव, मेरे विचार ठीक चल रहे कि नहीं, मैं अपने में आराम में हूँ कि परेशान हूँ, इस बात को देख पाना। संबंधों में ठीक जी पाना, रिस्पॉन्सिबल होकर ठीक जी पाना, समाज में ठीक व्यवस्था को पहचान करके व्यवस्थित ढंग से जी पाना, और प्रकृति के साथ व्यवस्था को समझ के प्रकृति के साथ ठीक जी पाना। इन सभी से पता पड़ता है कि हम कितने समझदारी से जी रहे। तो समझदारी का मतलब तो ये है, ऐसा हम लोगों का कहना है। ठीक, बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं, लॉजिक कितना देते हैं, ये कोई समझदारी का वो नहीं है ऑथेंटिफिकेशन। समझदारी का प्रमाण तो ये है कि हम कितना जिम्मेदार होकर के जी पाते हैं हर एक लेवल पे। ठीक, और हर जगह की व्यवस्था को पहचान के, उस व्यवस्था में अपनी भागीदारी को पहचान के, वहां पर हम भागीदारी कर पाए, जिम्मेदारी निभा पाए, उसी को कह रहे हैं कि मैं समझदार हूं। जैसे यहां बैठे हुए आप जिम्मेदारी से जिएंगे तो इसको सोचना बनता है कि यहां जिम्मेदारी का क्या स्वरूप बनता है। ठीक, जब यहां आते हैं, जूते खोलते हैं, तब सोचना बनता है कि यहां जिम्मेदारी का क्या स्वरूप बनता है। खाना खाने जाते हैं तब सोचना बनता है कि यहां जिम्मेदारी से जीने का क्या स्वरूप बनता है। घर में किसी से बात कर रहे हैं तब सोचे कि यहाँ जिम्मेदारी का क्या स्वरूप बनता है। इस हर बात को हम आइडेंटिफाई कर पाए और हर लेवल पे जिम्मेदारी से जी पाए, उसी को कह रहे हैं कि हम समझदारी से जी रहे हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जहां भी हमको दिखता है कि कोई मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी से जी रहा है, तो उनको देख करके हम सीखने को तैयार होते हैं, समझने को तैयार होते हैं। जहां लगता है कि कोई मुझसे थोड़ा कम जिम्मेदार है, मैं ज्यादा जिम्मेदार हूं, तो उनकी गलती से प्रभावित हुए बिना हम उसके साथ जिम्मेदारी से जिए। जब वो हमको स्वीकारे जिम्मेदार, समझदार, अब हमसे सहयोग लेगा ही, है ना? चाहे वो हमसे बड़े हो, चाहे हमसे छोटे हो। जब हम जिम्मेदारी से जीते हुए दिखेंगे तो आदमी हमारा सहयोग लेगा ही। ठीक है, तो जब हमको लगता है कि मैं ज्यादा समझदार, जिम्मेदार हूं, तो फिर स्वरूप यह है कि मैं जिम्मेदारी से जीऊं। और जब दूसरे को ये लगेगा कि मैं ज्यादा समझदार, जिम्मेदार हूं, तो मेरा सहयोग लेगा, तो मैं वहां सहयोग कर पाऊंगा। एक और बात फिर आता हूं जो हमने करी कि लक्ष्य की जगह से देखेंगे, कार्यक्रम की जगह से देखेंगे, क्षमता की जगह से देखेंगे, तो दिखता है कि दूसरा मेरे जैसा ही है। योग्यता की जगह पर हम एक दूसरे के सहायक है, कंप्लीमेंट्री है, योग्यता बढ़ाने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना? लक्ष्य की जगह से, कार्यक्रम की जगह से, क्षमता की जगह से हम समान हैं, लेकिन शरीर के आधार पर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे हम भेद कर देते हैं, ऊंचा नीचा, अपना पराया मान लेते हैं, पद के आधार पर, धन के आधार पर भेद कर देते हैं। वैसे ही देखेंगे तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अलग अलग मान्यताओं के आधार पर जीने वाले लोगों के बीच में भेद कर देते हैं। उस सबसे देखेंगे तो सामने वाला भी हर्ट होता है और हम भी कोई अच्छे भाव से जी पाते हो ऐसा तो नहीं दिखता। तो सम्मान पूर्वक जीने का स्वरूप, तो जो मैं पहले पूछ रहा था ना कि सम्मान सिर्फ बड़ों का करेंगे कि सभी का करेंगे, तो सम्मान सभी का करेंगे का मतलब यह है कि हम हर एक मानव को मानव के रूप में देख पाए। बाकी सारे टैग फिर लगाने जरूरी लग रहे हो तो लगाए, ना लगाने जरूरी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट हर मानव को मानव की तरह देख पाए। दूसरी भाषा में कहें तो हर व्यक्ति को अपने जैसा देख पाए कि जैसा मैं हूं वैसे ही आप है, या जैसे आप है वैसा ही मैं हूं। यहां से देख पाए तो हम आपके साथ सम्मान पूर्वक जी रहे। मैं आपसे ज्यादा विशेष हूं, मैं आपसे ज्यादा ऊंची जाति का हूं, है ना, मैं आपसे ज्यादा बड़ा हूं, इन सब बातों को जब भी लाएंगे तो फिर वो अपमान जैसा लगेगा। ठीक है, इतनी बात हमने पहले सेशन में करी थी जी। सर मैं ऐसे पूछना चाह रही थी कि जैसे कि अपन ये माने कि हम समझदार हैं, तो इसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं कि जिससे अपन ये पहचान पाए कि हम समझदार हैं या नहीं है? कहा ना शुरू में ही, ये जो चारों लेवल की व्यवस्था है उसमें ठीक से जी पाना, जिम्मेदारी से जी पाना।
स्वयं के स्तर पर ठीक जी पाना, मतलब अपने भाव विचार ठीक चल रहे, आराम में बने हुए हैं। परिवार की जगह पर संबंधों में समझदारी से जी पा रहे, जिम्मेदारी से जी पा रहे, ठीक से जी पा रहे। समाज की जगह ठीक से जी पा रहे, प्रकृति की जगह ठीक से जी पा रहे। जहां भी जा रहे वहां अपनी जिम्मेदारी को पहचान के उसको जी पा रहे। तो ये सम्मान का भाव था। उसके बाद देखेंगे तो स्नेह का भाव है। ये आप बोल रहे हो ना जिम्मेदारी पूर्वक जीना, तो ये जिम्मेदारी पूर्वक जीने का मतलब क्या है यहाँ पे? जिम्मेदारी पूर्वक जीने के मतलब को देखेंगे तो अपने साथ जिम्मेदारी से जीने का मतलब तो ये है कि मैं सुखी होना चाहती हूँ, समझदार मतलब समृद्ध होना चाहती हूँ, उसको मैं कर पा रही हूँ ठीक से कि नहीं कर पा रही। परिवार की जगह से देखेंगे तो ये सामने वाला भी सुखी समृद्ध होना चाहता है, मैं भी सुखी समृद्ध होना चाहती हूँ, परिवार एक व्यवस्था में चले ये हम सब चाहते हैं। उसको पूरा करने में मैं मेरा कंट्रीब्यूशन ठीक से दे पा रही हूँ कि नहीं दे पा रही। समाज की जगह से देखें तो समाज एक अच्छी जगह बने ये हम सब चाह रहे हैं, उसमें मैं अपने कंट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करके कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही। प्रकृति में सब चीज़ें ठीक रहे ये हम चाहते हैं, हम उसको ठीक बनाए रखने में, उसको नर्चर करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि उसको तोड़फोड़ करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके देखेंगे तो पता पड़ेगा कि हम समझदार जिम्मेदार है कि नहीं है। सर इसमें ये चीज़ है कि जैसे अपन अपना ऑब्जर्वेशन करना बनता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा जी रहे हैं। खुद को ही पता पड़ जाएगा कि कैसा जी रहे हैं, है ना। सर इसमें ये जैसे आपने व्यवहार बोला, तो व्यवहार से तो अपन खुद फील कर सकते हैं उसको कि क्या है, बट आहार विहार वो चीज़ मेरे को कुछ समझ। आहार विहार में भी दिखता है शरीर को कितना संभाले रख पा रहे हैं फिजिकली। हाँ ओके, बट अपन को फिजिकली तो चेक करना ही नहीं होता है ना। क्या करना होता है? मतलब फिजिकल ये शारीरिक रूप से इन सब चीज़ों से तो अपने को देखना नहीं है, तो आहार विहार समझ नहीं आया मुझे। आहार का साधा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब खाना खाते हैं तो स्वाद देख करके ही खाना खा ले रहे हैं या शरीर का ध्यान रख के खा रहे हैं? शरीर का ध्यान रख के। यदि शरीर का ध्यान रख के खा रहे हैं तो आपका आहार एक संतुलित आहार रहेगा, तो आप जिम्मेदारी से खा रहे हैं। यदि सिर्फ स्वाद पाने के लिए कितना भी खा ले रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, तो शरीर के साथ जिम्मेदारी से जी रहे कि गैर जिम्मेदारी से जी रहे? तो गैर जिम्मेदारी से जी रहे। इससे पता पड़ता है। विहार को देखेंगे, विहार का मतलब होता है जो रूटीन है नॉर्मली हमारा रूटीन, शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के कर रहे हैं तो शरीर के साथ जिम्मेदारी से जी रहे। मनमानी वाला कर रहे हैं, कुछ ढंग का ठीक से कर नहीं रहे उसमें, तो गैर जिम्मेदारी वाला जी रहे। यहीं से पकड़ में आता है वो। ठीक है जी, बढ़िया। सर एक छोटी सी व्यवस्था क्या है और व्यवस्था के साथ जीना कैसे, इसको थोड़ा सा वापस आइडेंटिफाई कीजिए ना। व्यवस्था की जैसे अपन ने बात तो कर ली, 4 व्यवस्था है, मानव, परिवार, समाज और प्रकृति वगैरह, तो व्यवस्था क्या है एक तो, और व्यवस्था के साथ जीना कैसे हो? अपने में सुखी होना चाहते हैं हम, ठीक है। जो इच्छा विचार आशा है वो ठीक ढंग से चले तो हम सुखी हो पाते हैं, उसी को कहते हैं अपने में व्यवस्थित होकर के जीना। परिवार की जगह से देखेंगे तो परिवार के हर सदस्य को सुखी होने का अवसर मिले, परिवार में समृद्धि का भाव बना रहे, परिवार में संबंध ठीक रहे, ये परिवार की व्यवस्था है। समाज में हर व्यक्ति को, हर परिवार को ग्रो करने का अवसर मिले, कोई भय ना हो, कोई अपराध ना हो, सब लोग ठीक से जीते हो, उसको समाज की व्यवस्था कहते हैं। प्रकृति का संतुलन बना रहे, प्रकृति में सबको अपने जो उनका इनेटनेस है, जो उनका अपना होनापन है, उसको बनाए रखते हुए जीने का मतलब एक्टिव रहने का मौका मिले, उसको प्रकृति की व्यवस्था कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भैया एक बार माइक इंश्योर करना था। हाँ कर लीजिए। सही जगह है क्या चारों? कर लीजिए। ये उस साइड का है ना, तो हाँ आपसे उस साइड का है, वो उधर है, इधर आगे हैं आपके पास। ठीक है, चारों सही जगह है भैया। सम्मान वाले में एक छोटा सा रह गया था। अब मैं स्नेह पर जाने की जस्ट सोच रहा हूँ। एक वर्ड ही है वो, आपने भेद के आधार में शरीर जो लिखा ना, उसमें आयु, वंश, जाति और लिंग लिखा, तो ये वंश और जाति अलग अलग चीज है क्या? मोस्टली तो इस ढंग से कह रहे हैं कि वंश मतलब एक कुल के आप है, एक है ना, इस कुल से बिलोंग करते हैं, दूसरा शब्द एक दूं तो। और जाति एक होता है कि एक पूरे ब्रॉड रेंज में, जिसको कास्ट कहते हैं, उसको कहते हैं। वंश है उसी कास्ट में एक जो चल रहा हाँ, है उसको हाँ, वंश जो बोलते हैं। लाइनेज एक चलती है उसको कहते हैं। ओके। ठीक। स्नेह को देखेंगे तो स्नेह की सामान्य रूप से परिभाषा हम लोग देते हैं कि दूसरे को अपने संबंधी के रूप में जुड़ा हुआ महसूस कर पाना। जी
उसको फिर कभी करेंगे। स्नेह का मतलब है दूसरे को अपने संबंधी के रूप में जुड़ा हुआ देख पाना। मतलब मैं आपको मेरे संबंधी के रूप में पहचानता हूं तो मैं आपके साथ स्नेह पूर्वक जीता हूं। ऐसा कहना बनता है कि स्नेह का भाव मेरे में आपके प्रति है। मैं आप लोगों से एक सामान्य प्रश्न पूछता हूं कि घर में जितने भी लोग हैं या आपके जितने भी मित्र हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि उन सभी के प्रति आपका स्नेह का भाव है? हाथ उठाइए। बढ़िया। किन्हीं लोगों को प्रश्न ही नहीं समझ में आया, शायद मैं फिर से पूछ लेता हूं दोबारा से ना। मैं ये कह रहा हूं कि स्नेह इसको कहते हैं कि दूसरे को मैं अपने संबंधी के रूप में स्वीकारता हूं। ये संबंध का जो भाव है कि आप मेरे संबंधी है, आप मेरे संबंधी है, आप मेरे संबंधी है, ये मेरा आपके प्रति स्नेह का भाव है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि परिवार में, मित्रों में सभी के प्रति स्नेह का भाव आपका है, ऐसा कितने लोगों को लगता है? बढ़िया। याद रखिएगा आपने हाथ उठाया है। अब मैं स्नेह के कुछ इंडिकेशन दूध देता हूं कि किससे कहेंगे कि स्नेह है, किससे कहेंगे कि स्नेह नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट में फिर पूछूंगा, तो धीरे धीरे करके वो इंडिकेशन देना शुरू करता हूं। आपसे ही पूछ पूछ के करूंगा, मैं खुद कुछ नहीं बताऊंगा। एक सीधी बात ये बताइए, संबंध जहां भी होते हैं, जैसे हमारे माता पिता है, संबंध जहां भी होते हैं वहां पर उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया उसका उन्होंने कोई हिसाब रखा है कि नहीं रखा? नहीं रखा। हम उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं उसका हम कोई हिसाब रखते हैं कि नहीं रखते? सीधा सीधा तो ये समझ में आता है ना कि जहां संबंध का भाव है वहां हिसाब नहीं होता। हिसाब तो व्यापार में होता है। कहाँ होता है? संबंध में हिसाब होता है कि व्यापार में होता है? व्यापार में होता है। हिसाब रखना शुरू करें मतलब स्नेह है कि नहीं है? नहीं है। एक तो इंडिकेशन ये हो गया कि यदि हम हिसाब रख रहे हैं मतलब अब तो संबंध का भाव नहीं है, अब तो हम व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, है ना, सौदा कर रहे हैं कि मैं आपके लिए इतना 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 करूं, आप मेरे लिए इतना 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 करो। तो फिर वो कैसा स्नेह? दूसरी बात, जो आपका अपना संबंधी है वो आगे बढ़े, कुछ प्रगति हो, कुछ उसको मिले, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, वाहवाही हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, खुशी होगी कि ईर्ष्या होगी? संबंध का भाव है तो क्या होगा? यदि ईर्ष्या हो रही है तो संबंध है कि नहीं है? स्नेह है कि नहीं है? यह दूसरा इंडिकेशन हो गया। पहला क्या कहा? स्नेह है तो क्या नहीं है? हिसाब नहीं है। दूसरा कहा स्नेह है तो क्या नहीं है? ईर्ष्या नहीं है। यदि ये दोनों है या दोनों में से कुछ भी है मतलब स्नेह में कुछ तो कमी है ना। उसी के साथ देखेंगे तो एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वो छोटी सी कहानी है कि एक पहाड़ था, पहाड़ पे एक घर था, छोटा सा, गरीब कोई व्यक्ति रहते थे वहां पे। उनकी एक बेटी थी, 7-8 साल की रही होगी। उसका एक छोटा भाई था कुछ महीनों का, या बेटी शायद 4-5 साल की रही होगी, उसका छोटा भाई था। तो वो अपने भाई को कंधे पे लेके पहाड़ चढ़ रही थी घर जाने के लिए। तो हम जैसा कोई मिल गया होगा बुद्धिमान ना, तो उसको रोक के पूछा कि बेटा तुम खुद इतनी छोटी हो ना, इतने किलो वजन उठा के चढ़ रही हो पहाड़, तुमको भार नहीं लगता? तो बच्ची ने कहा कि ये भार नहीं है, भाई है। इसका मतलब है कि अपने संबंधी के लिए कुछ करना पड़े तो वो हमको भार नहीं लगता, हम खुशी खुशी करते हैं। यदि मुझे आपके लिए कुछ करना बोझ लगने लगे, आपके लिए कुछ करना पड़ रहा है ऐसा लगने लगे, तो अब वो स्नेह है कि नहीं है? नहीं है ना। तो यदि हिसाब रखना शुरू कर रहे हैं तो फिर स्नेह नहीं है, वो धीरे धीरे टूटेगा। यदि ईर्ष्या हो रही है तब तो स्नेह नहीं है ना। यदि हिसाब रखना शुरू करे, ईर्ष्या कर रहे हैं, बोझ लग रहा है कुछ करना उनके लिए, तब तो स्नेह नहीं है। अब फिर से पूछूं कितने लोगों का है स्नेह सबके प्रति? तो फिर प्रश्न है कि स्नेह के भाव को कैसे सुनिश्चित करें अपने में। चाहते तो है एग्जैक्टली,
है ना। चाहते तो है कि सभी के प्रति स्नेह रखे, लेकिन ये ईर्ष्या बीच में आ जाती है, हिसाब बीच में आ जाता है, बोझ लगने लगता है। तो कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे इसको ठीक करें, तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। चाहत तो सभी की है कि नहीं है कि स्नेह के साथ जिया जाए, है ना? जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ भैया, अगर ये मेरा फ्रेंड है और उसने मेरे कुछ चीज़ ली, तो मेरा तो स्नेह है, बट मेरी तो जिम्मेदारी होती है ना कि मैं उसको जो जितने चीज़ पैसे की ली तो वापस करो, तो वो तो हिसाब ही हुआ ना, स्नेह थोड़ी कम होगा। वही कह रहा हूँ, उसको देखेंगे स्नेह कम नहीं हो रहा तब तो अच्छी, बट लेकिन उसको लेकर के स्नेह कम हो जा रहा है, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। उसमें हिसाब भी तो होता है ना भैया, मतलब हिसाब रख सकते हैं। आपने पहले बोला कि हिसाब होता है, उसमें स्नेह नहीं होता। मैं देखिए दो तरह से होता है, एक नॉर्मल हिसाब तो रखते हैं चीजों का घर में भी, ठीक, बट वो हिसाब ऐसे मन में छप जाता है और उसके कारण दूरी बन जाती है, ऐसा तो नहीं होता। यदि वो हिसाब मन में छप गया और उसके कारण दूरी बन गई, जब भी उसको देखते तो पहले वही याद आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला तो ये देखने की बात है कि जैसे मैं मानव हूं वैसे सामने वाला भी मानव है, इस रूप में हम दोनों जुड़े हुए हैं, हमारा संबंध है ही, हम संबंधी है ही। दूसरा उसके साथ देखेंगे तो अपने में इस बात को पहचान पाए हम स्नेह के साथ कि हम दूसरे का शुभ चाहते हैं, दूसरे के शुभ की कामना हम में बनी हुई है। इस बात को हम इसको खुद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई दवाई नहीं मिलती बाहर की, ला देंगे तो वो बन जाएगा, है ना। इसको खुद ही अपने में अभ्यास करके प्रैक्टिस करके करना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि मेरा सुख किस में है, दूसरे का चाहने में सुख है या दूसरे का शुभ चाहने में सुख है। मेरा अपना नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, दूसरे का शुभ चाहना कि दूसरे का बुरा चाहना, शुभ चाहना। तो दूसरे के शुभ की कामना मेरे में बनी हुई है, तो नेचुरली दिखता है कि मेरा स्नेह आपके साथ ऐसे उभर के आता ही है। यदि मैं आपका शुभ चाहता हूँ, यदि मेरे मन में आपके शुभ की कामना बनी हुई है और वो बनी रहती है, तो मेरा आपके प्रति स्नेह दिखता ही है, मुझे अपने में व्यवहार में भी निकल के आता है। ठीक। उसके साथ दूसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि जैसे मुझे चोट लगती है, मुझे कोई पीड़ा लगती है, मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है, मुझे दुख होता है, या मेरे साथ कोई अच्छी घटना बनती है, उसका मुझे जो सुख होता है, इसको मैं जितना पहचान पाता हूं उतना ही मैं आपके सुख दुख को भी पहचान पाऊं। आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आपके साथ कुछ अच्छा हो गया, तो उसका जो दुख है या उसका जो सुख है वो मुझे मेरे अपने सुख दुख जैसा ही लगे, है ना। तो आपके साथ उस तरह का जुड़ाव महसूस हो, ये ना लगे कि आपकी जरूरत है, आपका दुख आपका अपना, मेरा क्या लेना देना, है ना। भाई आपकी कोई जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही है, आपको किसी बात से दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो उसको मैं देख पाता हूं कि ये मेरी भी तो पीड़ा है, मुझे भी तो इसकी जिम्मेदारी लेके इसको ठीक करना है, तब तो वो स्नेह है ना। तो एक तो मैं कह रहा हूं कि दूसरे के लिए शुभ की कामना हो, उस क्रम में उसके साथ कुछ भला बुरा हो रहा है, जो भी उसकी जरूरतें पूरी हो रही नहीं हो रही, उसका जो सुख दुख है उसको मैं अपने सुख दुख की तरह देख पाऊं। और ये जो कहा कि धीरे धीरे ये आदत भी हम डाल सकते हैं या इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि दूसरे की उपलब्धि में हम इतना ही खुश हो जितना अपनी उपलब्धि में होते हैं। उपलब्धि मीन्स कोई अचीवमेंट, किसी तरह का कोई अचीवमेंट दूसरे ने कर लिया, हम इतना ही खुश हो पाए जितना अपने अचीवमेंट में होते हैं। ये स्नेह का एक इंडिकेशन भी है। स्नेह को प्रैक्टिस करने के लिए भी इस बिंदु को ध्यान में रख सकते हैं, मतलब इसके लिए एक छोटी सी कहानी, एक सिचुएशनल चीज सुनाते हैं हम लोग कई बार, कि जैसे घर में दो महिलाएं हैं ना, उसमें से एक महिला ने आज पहली बार खाना बनाया। घर में दो महिलाएं हैं, उनमें से एक महिला ने आज पहली बार खाना बनाया और वो खाना खा के सबने बहुत तारीफ कर दी। दादाजी जो थे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। अब जो वो महिला थी जो अब तक खाना बना रही थी, वो भी किचन में खड़े खड़े सुन रही है। ये सुन करके उसको क्या होगा, ईर्ष्या होगी। लेकिन यदि मैं थोड़ा उनका परिचय दूं
कि ये जिस महिला ने पहली बार खाना बनाया वो बेटी है और जो अंदर खड़ी है वो माँ है, अब सुन के क्या होगा? खुशी होगी कि नहीं होगी? फर्क क्या है? यदि ननंद भाभी थे, देरानी जेठानी थे, तब क्या था? और यदि माँ बेटी है तो स्नेह। मुद्दा इतना ही है कि हम दूसरे को संबंधी के रूप में पहचान पाते हैं, अपने से जुड़ा महसूस करते हैं, उसके शुभ चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं, उसके सुख दुख को अपने जैसा देखते हैं, तो उसकी उपलब्धि में भी हम उतना ही खुश होते हैं जितना अपनी उपलब्धि में होते हैं, या शायद ज्यादा होते हैं। मुझे मिले उससे ज्यादा खुश मैं इस बात में होता हूं कि आपको मिले कि नहीं। तो ये स्नेह का भाव है ना। उसी के साथ देखेंगे कि यदि किसी ने गलती कर दी तो क्षमा कर पाए। जैसे मुझे ये उदाहरण बहुत अच्छा लगता है, कई बार सुनने मिलेगा आपको कई जगहों पे कि कई बार चबाते चबाते ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि अपनी जीभ चबा ली हो। अरे कितना पीड़ा के साथ हाँ बोल रहे जब भी ऐसा हो, आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया या कम से कम सोचा भी कि हथौड़ा लेके दांत तोड़ दे, नालायक जीभ को चबा ले रहा है? करा क्या? कभी सोचा भी क्या? ऐसा विचार भी आया क्या? क्यों नहीं आया? अपना है कि नहीं? गलती हो गई, तोड़ थोड़ी देंगे, अपना है। यदि यही भाव अपने परिवार में सबके प्रति बना रहा, अपने भाई ने अपनी बहन ने कोई गलती करी, यदि अपना है तो एक अलग भाव बनेगा, क्षमा का भाव बनेगा, कोई बात नहीं। यदि अपना नहीं मानते तो लेंगे हथौड़ा हाथ में, है ना जी? ऐसे कब तक अपनत्व बना रहेगा? गलतियां करता रहेगा, अपनत्व ऐसे। देखिए, अपना है तो अपने के साथ जिम्मेदारी का मतलब है कि उसको भी ग्रो करने में सहयोग करेंगे। ग्रो करने में अच्छा सहयोग, बेस्ट सहयोग कब कर पाएंगे? उसको अपना मान के स्नेह के भाव से सहयोग करेंगे तब, या नालायक पहले बाहर निकलो सुधर के आओ ऐसे? अपना मान के ना। आप भी कब सहयोग ले पाते हैं? यहाँ आपको अपना मान के बात करी जाए तब आप सहयोग ले पाएंगे, या नालायक मान के, पराया मान के, नीच मान के सहयोग करा जाए तब सहयोग लेंगे? अपना मान के। तो दूसरे की गलतियों के क्षमा कर पाना, और क्षमा करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम पहले दुखी हो गए, पहले गुस्सा आ गया, फिर जाके क्षमा किए। मतलब यही है कि पहले से ध्यान रहता है कि अपना ही है, गुस्सा आता ही नहीं है दांत पे, ठीक है ना? तो वो जगह है स्नेह के भाव की। उसी के साथ दूसरी बात है कि कभी हम भी तो गलती करते हैं, हम भी ऐसे थोड़ी है कि कभी कोई गलती नहीं करते। तो जब हमसे गलती हो पाती है तो स्नेह का मतलब ही है कि अपनी गलती के लिए क्षमा मांग पाए, बिना अहंकार को बीच में लाए अपनी गलती के लिए क्षमा मांग पाए। वही तो अपनेपन के साथ जीने का एक प्रमाण है। और ये बात भी है कि जब स्नेह का भाव होता है अपने में, तो मैं आपके साथ कैसा जी रहा हूं उस पर मेरा ध्यान ज्यादा रहता है, ना कि उस बात पर कि बदले में आप कितना दे रहे। यदि मेरा आपके प्रति स्नेह है तो मेरा ध्यान तो इस बात पर रहता है कि मैं आपके साथ कितना अच्छे से जी पा रहा हूं, ना कि इस बात पे कि मैंने थोड़ा बहुत किया, बदले में आपने कितना दिया, अब मैं वेट कर रहा हूं, उसको गिन रहा हूं कि आप कितना जी रहे अच्छे से। इतनी बातें स्नेह के संदर्भ में कहनी है, और बहुत सी बातें हो सकती है, बट मेनली इतनी बातें हैं। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, कुछ आपको मन में उठ रहा हो, लिखना हो तो लिख लीजिए। मुझे लगता है लिखने का एक टाइम दे देता हूँ, बहुत लोग लिख रहे हैं, लिख लीजिए 1 आध मिनट, अच्छा रहेगा। 1 मिनट रुक जाते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, इसके नीचे भी है ऐसा ना? ये इसका मतलब ये है कि मैं आपके साथ स्नेह पूर्वक जीता हूं, तो मैं ध्यान इस बात पर रखता हूं कि मैं कितना जिम्मेदारी से आपके साथ जी रहा हूं। फिर मैं इस बात पर शर्त नहीं लगा, मतलब वो कंडीशन नहीं अप्लाई करता कि आप अच्छा जियो तो ही मैं अच्छा जीऊं, ठीक है? निर्वाह का मतलब होता है सामान्य ढंग से वैसा जीना,
फुलफिल करना। स्लाइड नंबर 40 है भैया। हाँ, स्लाइड नंबर 40 होगी आपके प्रिंट आउट में। लेते हैं क्वेश्चन, 1 मिनट थोड़ा रुक जाते हैं। इस सेशन में हम लोग और भी बहुत भाव पे बात करने वाले हैं, तो स्नेह पर जो कुछ भी ध्यान में आया हो इतनी चर्चा से उसको लिख लीजिए तो ठहर जाए एक जगह, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि जब स्नेह के भाव से हम संबंध में जीते हैं तो कभी गलती अपने से भी तो होती है। जब भी अपने से गलती हो, उस गलती को एक्सेप्ट कर पाए और सामने वाले से क्षमा मांग पाए उस बात पर, बिना अपने में कोई बर्डन लाए, बिना अपना ईगो लाए। ये सारे प्रैक्टिस के मुद्दे हैं। ये पूछना बनता है कि मेरा आराम, मेरी सहजता, मेरा सुख किस में है। इसको देखिए, ईगो के साथ जीते हुए आराम में रहते हैं या सरल होके जब जीते हैं, क्षमा मांग लेते हैं तो आराम में आ जाते हैं। उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा उसका। ठीक। निर्वाह का मतलब होता है अपनी ओर, मतलब ये लिखा ना अपनी ओर से निर्वाह पे, मतलब अपनी ओर से उसको जीने में लाना, जी पाना उसको। ठीक है, कंटिन्यू कर ले। बढ़िया। वो कब से वेट कर रहे हैं अंकल जी? क्या स्नेह की मात्रा कभी कभी अपने मूड के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है? ऐसा मतलब स्वाभाविक है या अपने को अब जैसे इसके बाद में सब परिवारजनों के प्रति अपने स्नेह की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाता जाए प्रैक्टिस करके, वो मात्रा जो बढ़ती घटती है वो तो अपना जो ध्यान बना रहता है उस पर उसकी है। स्नेह तो अपने में एक एब्सोल्यूट भाव है, वो तो जब भी देखेंगे पूरा पहचानेंगे तो एक जैसा ही दिखेगा। मुद्दा यही है कि कभी मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे के जी पाता हूँ, कभी मेरा ध्यान भटक जाता है तो कुछ और कर लेता हूँ। तो जो मात्रा कम होती है बढ़ती है, वो मेरा ध्यान कितना उस पर बना रह रहा है उसकी मात्रा कम होती है बढ़ती है। उसी को फिर आप उस ढंग से देखते हैं कि जीने में वो फ्लक्चुएट करता है। भैया अफेक्शन थोड़ा सा समझ नहीं आया, थोड़ा सा आप लैंग्वेज सिंप्लीफाई करके अगर समझा सके तो। अफेक्शन का मतलब ये है कि आई एम एक्सेप्टिंग यू एज माई रिलेटिव एंड आई एम कमिटेड टू फुलफिल ऑल द थिंग्स विच आर नेसेसरी इन दिस रिलेशनशिप। और निष्ठा? कमिटमेंट। कमिटेड हूं मैं, संबंध में जीता हूं तो कमिटेड हूं उस संबंध के लिए, जो कुछ करना है उसको करने के लिए। ठीक है। ये जो सेकंड पॉइंट है ना कि दूसरे के सुख दुख को मैं अपने सुख दुख के साथ समान देख पा रही हूँ, हम देख तो पा रहे हैं तो हम उसमें करें क्या? करें क्या में फिर अपनी योग्यता बढ़ाने की जरूरत है, समझदारी को, जीने के लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। बट कम से कम उससे इतना तो होता है ना कि संबंध तो नहीं टूटता है, हम साथ तो खड़े रह पाते हैं। नहीं, मैं देख पा रही हूँ पर सामने मतलब ऐसा कि वो ऐसा बोल रहा है कि मैं देख पा रही हूँ, बट सामने वाले को ऐसा कि जब तक मैं उसकी हेल्प ना करूँ तब तक उसको लगता है कि शायद मैं नहीं देख पा रही हूँ, पर मैं करूँ कैसे हेल्प? वैसे ना मेरे पास तब मैं समझ रही हूँ कि मेरे पास मैं टेबल नहीं हूँ कि मैं उसको समझा पाऊँ, पर उसका है कि आप समझा ही नहीं रहे हो, आप शायद मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो मेरी प्रॉब्लम्स में। ऐसा वही ये समझाने जाते हैं, वही तो कह रहा हूँ जो सम्मान में बात कर रहे थे। पहले जो समझाने से शुरू करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये हम सबसे एक प्रश्न अच्छा है कि जब भी हमको लगता है कि स्नेहपूर्वक जी रहे और सामने वाला दुखी है, हमको लगता है कि समझाओ उसको, है ना। तो मैं बार बार ये उदाहरण देते रहता हूँ कि यदि सामने वाला गड्ढे में गिरा है, उसके कपड़े गंदे हुए हैं, वो छिल गया है घुटने वुटने से, उसको भी पता है कि वो गड्ढे में गिरा है। हमको कोई जाके समझाने की, भाषण देने की जरूरत थोड़ी है कि देखो नालायक गड्ढे में गिर गए, देख के नहीं चल सकते थे। उस वक्त जो करना बनता है स्नेह के भाव से, मुझे तो ये समझ में आता है कि साथ देना बनता है, हाथ बढ़ाना बनता है ना। बट उसको आगे और सीखेंगे, कम्युनिकेशन पर जब और बात करेंगे ना तो उसको और एक्सपांड करेंगे कि कैसे उस समय उस व्यक्ति के साथ जाकर के बात करी जा सके, है ना। अभी तो इतना समझना जरूरी है कि जो व्यक्ति समस्या में है और हम स्नेह के भाव से देखते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको समझाना ही हमारी जिम्मेदारी है।
भैया मतलब है ना, यहाँ पे है ना दूसरों की गलतियों की क्षमा, दूसरों गलतियों के लिए क्षमा कर पाना, मतलब हम क्षमा कर ही नहीं पाते हैं ऐसा। यही देखने की जरूरत है कि जो पहले कहा विश्वास, क्षमा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमको लगता है कि आप मुझे दुखी करना चाहती है। अब आप मुझे दुखी करना चाहती है तो मैं कैसे क्षमा कर दूं आपको? लेकिन मैं तो नहीं करना चाहती ना। वही तो, इसीलिए तो ये देखना है कि सामने वाला मुझे दुखी नहीं करना चाहता, वो सुखी होना चाहता है। ना समझी में उससे गलती हो जाती है, ये देखेंगे तो क्षमा कर पाएंगे। जब तक मैं ये देखूंगा कि आप मुझे दुखी करना चाहते हैं तो कहाँ से क्षमा कर पाऊं? इसीलिए तो शुरू विश्वास से करा, उसको बेच कह रहे है ना जी। फिर आता हूँ, आजकल जैसे है ना हम दूसरों के लिए सोचते हैं, लेकिन जब वो हमारे लिए नहीं सोचता है ना तो हमें दुख होता है, और है ना तो फिर है ना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, और फिर ये भाव आता है कि वो इंसान मतलबी है, वो इंसान दोगला है, ऐसे भाव आता है मेरे मन के अंदर। दुख होता है कि हम उसके लिए सोच रहे हैं, वो हमारे लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं। दो बातें कहूंगा। पहली बात तो ठीक करने की जरूरत उस जगह से है कि भाव अपना ठीक रखे। दूसरा यह है कि इस सिचुएशन में कम्युनिकेट कैसे करे उससे, जो भी अपनी अपेक्षाएं हैं उसको। क्या दो बातें कही? नहीं सुना ना? पहला ये कहा, हमको कई बार लगता है प्रश्न पूछ लेना ही काम है हमारा। पहला ये कह रहा हूं कि ऐसे सिचुएशन में पहला काम तो ये करना बनता है कि हमने अपने भाव को आधार, मतलब हमने अपने भाव का आधार कहाँ फिक्स करके रखा है। मेरे भाव का आधार मेरी अपनी समझ है या मेरे भाव का आधार आपका व्यवहार है, उसको एंश्योर करा जाए अपने में। और दूसरा कि कोई ऐसी हमारी अपेक्षाएं है जो सामने से पूरी नहीं हो रही, तो कैसे कम्युनिकेट करें, उसके तरीके को लंच के बाद सीखेंगे। ये दो काम करने बनते हैं। ये दीदी का लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। भैया ओके सॉरी, आप बताइए। भैया मैं अपने अंदर इस चीज को इस रूप में देख पा रहा हूँ कि जैसे बायोलॉजिकली या थ्योरी में जो मुझे अपने रिश्तेदार नजर आ रहे हैं या रिश्तेदार हैं नजर के आ रहे हैं, तो उनसे मेरे को जो सहयोग नहीं मिल रहा या कभी जो विरोध हुआ है ना, तो प्रैक्टिकली मुझे किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला या कोई विरोध है, तो पहली स्थिति में मैं अपने आप को एक विरोध के रूप में देख रहा हूँ। जीवन विद्या के बाद मेरा क्या बोलते हैं न्यूट्रल वाली स्थिति आई। पहले अगर मैं ग्रेजुअली अपने आप को देखूं तो न्यूट्रल वाली स्थिति आई, लेकिन इनर रिएक्शन फिर भी चालू था। अब इनर रिएक्शन को भी स्नेह के भाव के कारण इनर रिएक्शन खत्म हो गया, लेकिन न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल से वापस प्लस, यानी जीरो से प्लस, यानी माइनस से जीरो पे आ गया, जीरो से प्लस, तो स्नेह वाले भाव को कैसे ले पाए? ये जो जीरो माइनस से न्यूट्रल आए, न्यूट्रल से थोड़ा आए ना, हाँ, इसको बेसिकली कहते हैं कि स्नेह का कुछ तो अपने को ग्लिम्स मिल रहा है, हाँ, उसी को और ऑब्जर्व करके अपने में और स्थायी करना होता है, उसका और प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है। हमको इतना मिल गया, हम उसको भूल के बाकी सब कुछ करने लग जाते हैं। बट ये जो थोड़ा ग्लिम्स मिला, उसको तो अपने में टिकाना होता है, उसको और देखना होता है, उसको और फैलाना होता है। उस पर अभ्यास सत्र में और अच्छे से बातें करते हैं। ठीक, जी, तो स्नेह पर हम बात कर रहे थे। स्नेह पूर्वक आपका प्रश्न सुन लेते हैं, बताइए। वही पीछे ही है माइक दीदी की। अच्छा, पीछे का कोई होगा ना माइक? अच्छा, ऐसा है। भैया बताइए बताइए बताइए। तो मतलब जो आपने जो उदाहरण लिया था उसी से अगर कनेक्ट करके बताऊं तो सामने वाला जैसे गड्ढे में गिर जाता है ना, मैंने उनको हाथ दिया और वो चढ़ पाए और वो मेरे लिए ग्रेटिट्यूड भी फील कर पाए। ठीक है, तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरे अंदर स्नेह का भाव थोड़ा इस्टेब्लिश होने लगा है और तृप्ति मुझे भी मिली और उनको भी मिली। बट नेक्स्ट केस में ऐसा होता है कि वो फिर से गड्ढे में गिरे और मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे गड्ढा है, वो फिर से गिर गए और मैंने उनको बचाया। बट उसके पहले मैंने उनको बोला कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे गड्ढा है,
आप फिर से गिर गए और मेरा भाव बिगड़ गया। तो जो मैंने स्टार्टिंग की थी वो स्नेह के भाव से ही की थी, या वहाँ पर मैं कुछ एक्सचेंज उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी तो वो व्यापारी हो गया? मतलब ये कैसे मैं चेक कर सकती हूँ अपने अंदर? ठीक से देखेंगे तो स्नेह की अपेक्षा और स्नेह में कुछ लेवल का काम तो कर पाए हैं, तब पहली बार तो ठीक से कर लिए। मुद्दा इतना ही है कि जब वो बार बार गलती करे वही वाली, तब कैसे जिए स्नेह पूर्वक, उतनी योग्यता अपनी डेवलप नहीं हुई है। तो उसको थोड़ा और समझने की ज़रूरत है कि सहयोग भी कैसे ठीक से कर पाए और अपने भाव को इतना मजबूत भी कैसे कर पाए कि वो जहाँ खड़ा है वहीं जीते हुए बार बार गलती करे तो भी मेरा भाव ना हिले। वो अपनी योग्यता को थोड़ा, अपनी समझदारी को थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर ऐसे भी लगता है कि यार आप जब गड्ढे में गिरते हो तो मैं आपको हाथ दे के हटा देती हूँ, जब मैं गिरती हूँ तब मेरे साथ तो आप होते ही नहीं हो, तो मेरे मन में वो भी आता है उस टाइम पे। फिर से वो बात है जो इन्होंने पूछा था, सेम वही क्वेश्चन है। पहला तो ये कि अपनी जगह से भाव को सुनिश्चित करने का काम करा जाए कि हम ये हिसाब से ही शुरू करते हैं भाव को, या हम अनकंडीशनली अपने में भाव को देखना चाहते हैं चूंकि इस भाव में मुझे सुख मिलता है। मेरे भाव का आधार क्या है, मेरी अपनी समझदारी या आप मेरे साथ ऐसा 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 जियो वो। एक तो ये है, इसको ठीक करा जाए। दूसरा कि ये जो अपेक्षा है हमारी कि भाई आप भी थोड़ा ऐसा कर लो, आप भी थोड़ा इतना सहयोग कर लो, इस अपेक्षा को कम्युनिकेट कैसे करेंगे सामने वाले के साथ, उसको लंच के बाद देखेंगे। बट वो अपना, अब मेरा अपना है तो अपन उससे तो अपेक्षा रहेगी ना, वैसे बाहर वालों से तो नहीं रहती। इसीलिए तो कह रहा हूँ उसको कम्युनिकेट भी ठीक ढंग से करेंगे कि गले दबाएंगे डायरेक्ट जाके। कम्युनिकेट तो ठीक ढंग से करेंगे ना, तो कैसे कम्युनिकेट करें उसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे करें, कम्युनिकेट कैसे करें। ठीक है भैया, एक मेरा प्रश्न अलग है इनसे। अभी वो दीदी बोल रही हैं कि 7 बार गड्ढे में गिर गया कहने के बाद भी, तो मैं वहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा, आप क्या कहना चाह रहे हो? जैसे आपने कहा योग्यता से प्रभावित नहीं होना है या अपनी योग्यता बढ़ानी है, उस समय क्या करना है? मान लो वो कहने के बाद भी 7 बार गिर गए और फिर भी हम उसको ही कह रहे हैं यहाँ पे गड्ढा है और फिर नहीं गिरना चाहिए था। ये अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरा जो स्नेह का भाव है उसका आधार क्या है, मेरी अपनी समझ या आपका व्यवहार? नहीं, जैसे घर में ही हुआ, मान लो मेरे आपका क्वेश्चन समझ गया मैं, उसमें ये पूछ रहा हूं मैं कि आपका स्नेह के भाव का आधार क्या है? आधार तो वही है कि हम उससे अच्छा स्नेह करते हैं, तभी तो उसको बार बार कह रहे हैं कि भाई ध्यान रखना। ये कैसे कहना है इसको तो हम बाद में बताएंगे, कह तो रहे हैं, कैसे कह रहे हैं उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, मैं स्नेह पूर्वक ही कह रहा हूँ। जैसे मेरी मदर के लिए लगता है, एक बार बस सामने वाले से पूछ लीजिए। नहीं, मेरी मदर को भी मैं कह रहा हूँ। आपको लग रहा है कि ये स्नेह पूर्वक कह रहे कि नहीं? अब वो तो फीलिंग्स फिर सामने वाले की होगी ना, उसको वहाँ हम कैसे प्रभावित नहीं होंगे? आप कह रहे हो ना प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो ऐसा इंसान कैसे प्रभावित नहीं होगा? जैसे 7 बार आपने मुझे कह दिया कि यहाँ पे हाथ नहीं धोना है, हाथ नहीं धोना है, हाथ नहीं धोना है, आप प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, फिर भी यदि मैं नहीं मान रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे उस आप प्रभावित नहीं होंगे उसमें? प्रभावित तभी होंगे जब मैं ये मान लूं कि आप है ही नालायक, दुखी होना चाहते और दुखी करना चाहते हैं। ये मान लिया तब तो मुझे गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा, सब होगा, आगे पूरी लाइन चलेगी। लेकिन मैं ये देख पाता हूँ कि आप भी मानव है, सुखी होना चाहते हैं, ना समझीवश गलती कर दे रहे हैं, ये देख पाऊंगा तो प्रभावित नहीं होऊंगा। तो इसका आधार ये हुआ कि वो नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ गड्ढा है। एग्जैक्टली, गिरना नहीं चाह रहा है। अच्छा, उसका इंटेंशन कहने मतलब वो गिरना नहीं चाह रहा है, फिर भी गिर रहा है। फिर भी गिर रहा है में भी गलती हो जा रही है और चोट तो उसको भी लग रही है। ऐसा थोड़ी कि नहीं लग रही, मजा आ रहा है। हम ऊपर से, मैं वही कह रहा हूँ, वो गड्ढे में गिरा है, हम 2 बातें और भाषण देते हैं। हमारे गुजराती में एक कहावत है, पड़या ऊपर पाटो, मतलब कोई गिरा है लात एक और मारते हैं, लेना लायक एक और लेते जा, है ना? ऐसे जी रहे और फिर हम कह रहे कि हम स्नेह पूर्वक लात मारने गए थे। कैसे बनेगा ये? बट करेंगे इसको, कम्युनिकेशन वाले में करेंगे। हमको पता नहीं होता है कि हम कहाँ दूसरे को हर्ट कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को इतना डेवलप कर लो कि वो 10 बार गलती करे तब भी आप कुछ नहीं कहो। पहली जरूरत, मतलब ये जरूरी इसलिए चूंकि मैं सुखी रह पाऊं, दूसरा इसलिए चूंकि मैं सहयोग कर पाऊं, दोनों के लिए ये जरूरी है। तो मेरा सुख तो इसी में है ना कि मैं उसको बता रहा हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ कि उसके चोट नहीं लगे, लेकिन फिर भी उसके चोट लग रही है और मुझे भी दुख हो रहा है और दुख आप कह रहे हो उसको भी हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? उस स्थिति में प्रभावित तो होंगे, दोनों ही हो रहे हैं।
प्रभावित इस रूप में नहीं होंगे कि मैं दुखी हो जाऊंगा या मेरा भाव बिगड़ जाएगा। भाव बिगड़ेगा क्या भाव संबंध का ही रहेगा? भाव तो संबंध का ही रहेगा। उस रूप तभी में तो- अपना सुख तो बना रहेगा। अब वो गलती कर रहे हैं, उनको कैसे ठीक से बताया जाए उसको सीखेंगे ना लंच के बाद में। दो मुद्दे हैं, इसलिए मैं बार बार डिफरेंशिएट करके तो कह रहा एक हूँ। बार उसको बताना तो पड़ेगा ही ना। बताएंगे ना, तो वही तो अच्छे फिर तरह अपन किसे बताएंगे? अपन तो कह रहे हैं सामने वाले को कुछ बताना ही नहीं है, अपने को सुधारना कहाँ है। ऐसा कहा मैंने? एक बार बार यही तो कह रहे हैं हम, आज कल से 3 दिन से यही कह रहे हैं कि सामने वाले को कुछ भी नहीं सुधारना है, सुधारना अपने को है। मैं ठीक कर दूं यदि हम लोगों से गलत हो रहा है तो। अपना ठीक होना जरूरी है कि नहीं है? अपना ठीक होना जरूरी है। मैं पूरा कर लेता हूं, है ना। दूसरे का ठीक होना जरूरी है कि नहीं है? समाज का ठीक होना जरूरी है कि नहीं है? सब में हाँ ही कर रहे हैं, हम भी। हम बस ये कह रहे हैं शुरू कहाँ से करेंगे, उतना ही कह रहे हैं। और अपने को ठीक कर लेंगे तो दूसरों को बेहतर ढंग से ठीक कर पाएंगे, ये कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरों को गलतियां करते रहने दे, हम अपने में बने रहे, वो नहीं कह रहे। वैसा करते तो ये लोग शिविर लेने क्यों आते? मतलब जो समझाने आते वो समझाने क्यों आते? अपना सुखी होके जीते रहते। 8 दिन इतनी माथापच्ची क्यों करते? तो दूसरे को सहयोग भी करना है। शुरू कहाँ से करेंगे? आप में आग लगी है, आपके घर में आग लगी है, मैं सीधा दौड़ के आपके घर में घुस जाऊंगा या पहले अपना फायर प्रूफ जैकेट पहनूंगा फिर आऊंगा? आपको कोरोना हुआ है, सीधा आपकी हेल्प करने आ जाऊंगा या पहले पीपीई किट पहनूंगा फिर आऊंगा? इतना कह रहे हैं बस। अपना तो कर ले पहले सुरक्षा। अभी होता क्या है ना, इंटरेस्टिंग है। एक आदमी डूब रहा है, हम इतने भावावेश में आके कूद जाते हैं बचाने, फिर दोनों डूबते हैं, तीसरे को आना पड़ता है बचाने। होता है कि नहीं? हम तो कह रहे हैं कि पहले खुद तैरना सीख जाए, फिर बचाना भी सीख जाए, फिर कूदे ना। इतना ही कह रहे हैं, ठीक है। मुझे धीरे धीरे ये समझ में आता है कि प्रॉब्लम 2 तरह से होती है। मतलब यदि बोलना ठीक है तो एक तो ये होता है कि जो हमने कहा है वो सुना नहीं है, दूसरा ये होता है जो नहीं कहा है वो सुना है। दोनों तरह से प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, होता है। आगे बढ़े स्नेह से थोड़ा। देखेंगे कि जिनको भी हम अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं, जिनको भी हम अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं, जिनके के प्रति हमको संबंध का भाव महसूस होता है, जिनके भी प्रति स्नेह का भाव होता है, नेचुरली ही हम उनके शरीर का भी पोषण संरक्षण करना चाहते हैं। उनका मतलब उनके संस्कारों का, उनकी समझदारी का भी पोषण संरक्षण करना चाहते हैं ना। तो ये जो मैं को समझदार जिम्मेदार बनाने का एक भाव अपने में महसूस होता है, संस्कारों को पुष्ट करने का भाव महसूस होता है, उसको कहते हैं वात्सल्य। और जो शरीर का पोषण संरक्षण का भाव है, उसके शरीर को नर्चर करने का, उसको संभालने का जो भाव है, उसको कहते हैं ममता। ठीक। मतलब आप समझदार हो, आपके संस्कार ठीक हो, आपकी समझदारी जिम्मेदारी में और आप ग्रो करें, उसके लिए जो मेरा भाव बने आपके प्रति वो वात्सल्य है, गाइडेंस है। और आपका शरीर ठीक रहे, आपका खाना पीना ठीक रहे, उसके लिए जो भाव बनता है वो बनता है ममता, जिसको केयर कहते हैं। नॉर्मली ये सुना है मैंने कि माँ की ममता पिता का वात्सल्य, आपने भी सुना होगा। लेकिन पूछिए थोड़ा कि माँ में ही ममता होती, पिताजी में नहीं होती? पिताजी शरीर का ध्यान रखते कि नहीं रखते? रखते ही है। वात्सल्य सिर्फ पिताजी में होता है, माँ में नहीं होता? होता है। प्रधानता किसी एक की रहती, प्रायोरिटी में कोई एक रहता है। जैसे आप किसी बात को लेकर के जिद करें, है ना, खाना ना खाए रात का, माँ का पहला कंसर्न ये रहता है कि बेटा खा लो। माँ भी चाहती है कि आप जिद्दी ना बने, आपके संस्कार खराब ना हो, माँ भी तो चाहती है। पहले खाना खिलाएगी, फिर कहेगी बेटा जिद नहीं करते ऐसे, फिर वात्सल्य पीछे आता है। पिताजी का ये रहता है एक दिन नहीं खाएगा तो भूखा नहीं मर जाएगा,
भले ना खाए, संस्कार ठीक रहने चाहिए, जिद नहीं पूरी करेंगे। वो भी चाहते हैं कि शरीर आपका ठीक रहे, बट वात्सल्य ज्यादा प्रायोरिटी पे है, संस्कार ज्यादा प्रायोरिटी पे है, फिर पीछे ममता जुड़ती है। तो प्रधानता किसी एक बात की रहती है। ठीक। अच्छा, ऐसा ही है कि ये सिर्फ माता पिता में ही दिखता है? आपको ममता का भाव, वात्सल्य का भाव सिर्फ माता पिता से ही मिलता है कि बाकियों से भी मिलता है? परिवार के बाकी बड़ों से भी मिलता ही है। यहां भी देखेंगे तो आपके खाने पीने का ध्यान रखते ही है, आपके संस्कारों का ध्यान रखते ही है। ऐसा भी नहीं होता कि कभी आपको आपके बड़ों के प्रति ये भाव महसूस हो जाए? आपको आपके पिताजी के शरीर की चिंता हो जाए, होता है कि नहीं होता? आपको आपके माँ के स्वास्थ्य की चिंता हो जाए। तो ये भाव ऐसे है कि इसका उम्र से, शरीर से, लिंग से कोई लेना देना नहीं है। हर किसी में, हर किसी के प्रति ये भाव को देख सकते हैं। ये कहना ठीक है? आप अपने अंदर भी देख सकते हैं। अपने दोस्त के प्रति ममता का भाव होगा, आपके दोस्त के प्रति वात्सल्य का भाव होगा। और जब मैं ममता और वात्सल्य कह रहा हूं तो ये मैं मान के कह रहा हूं कि डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। ममता का मतलब है शरीर का ध्यान रखना, वात्सल्य का मतलब है संस्कारों का ध्यान रखना, मैं का ध्यान रखना। तो आप भी ममता और वात्सल्य के भाव अपने में देख ही सकते हैं, अपने दोस्तों के प्रति, अपने से छोटों के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, सबके प्रति। और इसी को थोड़ा फैला के कहेंगे तो मैं तो उसको इस तरह से भी देखता हूं कई बार कि जहां से ममता मिले वो माता। एक तो माता है ही जिसने जन्म दिया और हमारे लिए इतना कुछ किया, अभी भी कर ही रही है। अभी भी जहां जिनके प्रति हमको लगे कि इनके प्रति इनका मेरे प्रति ममता का भाव है तो वो मेरे लिए माता समान है। जिनके भी साथ ये दिखे कि ये मेरे संस्कारों का ध्यान रखते हैं, मेरे प्रति वात्सल्य है, तो वो मेरे लिए पिता समान है। और ये बच्चों में भी माता पिता के प्रति भी होता ही है ना, वही कह रहा हूं। इसलिए तो इन लोगों से पूछा कि आपके माता पिता के प्रति भी आपको ममता वात्सल्य दिखता ही है अपने में। तो इस भाव की ब्यूटी ये है कि इसको फैला के देखेंगे तो आप जहां भी जाएंगे, जिनके भी साथ जाएंगे, आपको माता समान, पिता समान कोई ना कोई दिखेगा ही। पूरा भाव से भरे रहेंगे। इस रूप में देखेंगे तो देखेगा कितनी सारी माताएं हैं हमारी, कितने सारे पिताजी हैं हमारे, जो हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं, हमारे संस्कारों का ध्यान रखते हैं। पहचानना बनता है इस भाव को, है ना, जो सीमाओं में बांध के रखा है कि माता की ममता सिर्फ, वात्सल्य सिर्फ पिताजी का ही, वो भी यही वाले जिन्होंने जन्म दिया। तो सीमा से थोड़ा बाहर निकाल के देखेंगे तो ये भाव हर जगह फैलता हुआ दिखेगा। तो भैया इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाव अगर हैं तो वही संबंध है। और क्या, संबंध कोई लेबल थोड़ी है कि एक बार ही चिपका दिया। जो भाव जब उभर के आया तो वो संबंध के रूप में जीने में दिखता है। ठीक है, ममता और वात्सल्य का भाव। कितनी बातें कह रहा हूं ममता में और वात्सल्य में मैं। एक तो ये कि शरीर का पोषण संरक्षण करने का जो भाव है वो कौन सा भाव है? ममता। और सेल्फ का, मैं का, संस्कारों का पोषण संरक्षण का जो भाव है वो वात्सल्य। और ये हम भी अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति के प्रति देख सकते हैं। दूसरों का अपने पे प्रति ये भाव भी दिख सकता है। जहां से भी ममता मिले वो माता, जहां से भी वात्सल्य मिले वो पिता। जन्म वाले भी है, बट उतना ही लिमिट करके रखेंगे ऐसा भी नहीं है। भाव रूप में देखेंगे तो हर किसी के साथ देख सकते हैं। जन्म से भी तो है ही, वो तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं हमारे लिए, बट बाकी जहां भी जाएंगे दिख सकता है ये भाव अपने में। तो थोड़ा आगे और बढ़ लेते हैं। तीन और भावों को देखते हैं, श्रद्धा, गौरव और कृतज्ञता। रेवरेंस, ग्लोरी और ग्रेटिट्यूड। ओवरलोड तो नहीं हो रहा है ना? थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पूरा कर लेते हैं।
जैसे मैं ये पूछूं कि ये वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के लिए उपयोगी है कि नहीं है? है। तो ये वर्कशॉप हम कर पा रहे हैं, इसमें किन किन लोगों का आभार मानेंगे? एक एक बोलते जाइए, बिना माइक के भी चल जाएगा ऐसे। भैया कह रहे हैं सुनील भैया का, आप कह रहे हैं कि हम सर दोनों का। इसमें मैं टेंट वालों को भी भागीदारी मानूंगा, क्योंकि वो जगह नहीं थी। अगर टेंट वाला नहीं होता तो हम बैठते कहाँ? जी, टेंट वालों का भी बाकी आभार। सबकी तो है ही है। माइक वालों का कि हम आवाज नहीं पहुंचा पाते, माइक वाले भैया जी का, खाना बनाने वालों का। एक जो कल बात कर रहे थे कि वो सुई भी नहीं बना पाते थे, यहाँ हर एक चीज की, कहीं प्रकृति का, कहीं बारिश हो जाती तो हम बैठते कहाँ? सभी का है ना। इसको फैलाते जाएंगे तो जैसे ये माइक वाले भैया का तो आभार मानेंगे, माइक तो उन्होंने नहीं बनाया है ना, सभी माइक का। बनाने वाले भी कोई है ना। सबका आभार धीरे धीरे देखेंगे तो लिस्ट फैल जाएगी। मैं तो भैया हाँ जी, कहाँ खोल रहे? हाँ, मैं सबसे पहले जो हमारे डायरेक्टर सर है उनका आभार मानूंगा, जिन्होंने मुझे इस शिविर के बारे में बताया था। भैया ये एक एक्टिविटी है, मत कराओ अभी। मत कराऊं? नहीं। अच्छा चलो बंद कर देता हूँ। तो देखेंगे धीरे धीरे ना। तो कृतज्ञता एक ऐसा भाव है कि जिन जिन से भी मुझे सहयोग मिला है, उस सहयोग को मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊं कि मेरे सुखी होने में, समृद्ध होने में, मेरे समझदारी की यात्रा में मुझे सहयोग मिला है। भैया तो कृतज्ञता ऐसा भाव है कि मुझे जिस किसी से भी सहयोग मिला है उसको मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊं। होता क्या है जनरली देखेंगे तो है ना, कि हम अपने घर में जिनके भी साथ जीते हैं, हम एक लिस्ट तो बना के रखते हैं उनके प्रति, बट वो लिस्ट में ज्यादातर ये होता है कि मुझे क्या क्या नहीं मिला, इनसे ये नहीं मिला, उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, मुझे ये करना था तो इन्होंने मना कर दिया, ऐसा था वैसा था। ये नेगेटिव चीजों की पूरी लिस्ट होती है हमारे साथ। ध्यान उसी पे रहता है, जो हमारे लिए किया जाता है उस पर ध्यान कम जाता है। और जनरली ऐसा होता देखा गया है कि मेरे लिए जो जो किया गया है उस पर मेरा ध्यान बहुत कम है, जो नहीं मिला है उसकी शिकायतें बहुत ज्यादा है ना। तो कभी इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं घर बैठ के कि एक लिस्ट बनाइए जिनसे भी आपकी शिकायत है उनके प्रति, कि आपकी क्या क्या शिकायतें हैं, क्या क्या उन्होंने आपके लिए नहीं किया है, कौन सी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है, उसको लिख लीजिए। और दूसरी लिस्ट बनाइए कि क्या क्या आपके लिए किया गया है। इसको ठीक से करेंगे तो ध्यान जाएगा कि हमारे लिए जो किया गया है वो बहुत ज्यादा है। जैसे भैया हम बड़े जानवरों को प्रति मान लो, उनके प्रति तो ममत्व का भाव दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो मच्छर है, वो काटने से हम बीमार हो जाते हैं, उसके प्रति कैसे दिखाएंगे? और मक्खी है, और आप जाने अनजाने में मान लो पैर के नीचे चींटी वगैरह, उनको तो हम इग्नोर कर ही रहे ना। देखिए, ध्यान रख के जीने की बात करेंगे तो उस लेवल पे भी जीने का तो प्रयास किया ही है लोगों ने कि उनको भी तकलीफ ना हो। आपको करना है तो उसको भी ध्यान रख ही सकते हैं, बट हम तो अभी उस मुद्दे को इसलिए बहुत नहीं फैलाते हैं, है ना, क्योंकि ये मच्छर के साथ झगड़े नहीं हो रहे हमारे बहुत। जहां मामले फंस रहे हैं वो तो आदमी आदमी के साथ ज्यादा फंस रहे हैं। मच्छरों वाला दुख इतना है नहीं। मतलब आप यदि कह रहे कि आपके बाकी सारे दुख सॉल्व हो गए, बस मच्छरों का ही दुख है, तो बैठ के उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जहां पहले दुख ज्यादा है, जहां बड़ी समस्याएं है, जो मानव मानव की परस्परता है, पहले उसको ठीक करे ना, फिर मच्छरों वाले को भी देख लेंगे। ये जानवरों की बात चल रही थी तो बता देता हूँ मैं। बट उसके लिए अलग से कभी चर्चा करेंगे। ओके। अभी उसको मानव मानव संबंध में लिमिटेड रखते हैं। तो कृतज्ञता तो दिखती है, और भी कभी उसको आगे देखेंगे। दीदी कुछ कह भी रहे एक्टिविटी कराने का, है ना, उसको करके देखेंगे। उसके साथ एक दो भाव है गौरव और श्रद्धा का, उसको भी मैं थोड़ा बता देता हूं। तो हमको कई लोग ऐसे दिखते हैं जिन्होंने श्रेष्ठता पाने के लिए, समझदारी को पाने के लिए
अपने लिए कुछ मतलब समझदारी के लेवल पे कुछ करने के लिए, परिवार में अच्छा जीने के लिए, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए कुछ प्रयास किया हो। तो जिन्होंने भी कुछ अच्छी जगह पर पहुंचने के लिए, परिवार में कुछ अच्छा हो पाए उसके लिए, समाज में कुछ अच्छा हो पाए उसके लिए, प्रकृति में कुछ अच्छा हो पाए उसके लिए, अच्छा जीने के लिए जो भी प्रयास किया है, उन प्रयासों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो उनके प्रति हमारा जो भाव बनता है उसको गौरव का भाव कहते हैं, है ना। जैसे मैं एक सामान्य रूप से आपको कहूँ, भले आप उनको जानते भी नहीं हैं, बट कहूँ कि कोई ऐसे एक व्यक्ति है पीपल बाबा नाम के, जिन्होंने करीब 4-5 लाख पेड़ लगाए हैं। तो इन्होंने प्रकृति के लिए कुछ किया है, 4-5 लाख पेड़ लगाए हैं। सुन के गौरव का भाव होता है कि नहीं होता उनके प्रति? तो होता है। तो ये जिन्होंने भी कुछ प्रयास किया है, भले कंप्लीट तक नहीं पहुंच गए बट प्रयास किया है, उनके प्रति जो भाव बनता है उसको कहते हैं गौरव का भाव। और जो एक कंप्लीटनेस है, समझदारी की पूर्णता है, कंप्लीट समझदारी है, चारों लेवल की हार्मनी की कंप्लीट समझ, चारों लेवल पे परफेक्ट जीना, वहां पहुंचने वाले जो व्यक्ति हैं उनके प्रति जो भाव बनता है या मेरा वहां पहुंचने का जो मन बनता है उसको कहते हैं श्रद्धा। जैसे सर हम एक उदाहरण देखते हैं दशरथ मान जी का। उन्होंने पहाड़ को तोड़ा और तोड़ के रास्ता बनाया, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी हम उन पे गौरव महसूस कर रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली जो बात है, प्रकृति का सदुपयोग तो कर सकते हैं। जैसे हम सांस तो लेते ही है, नुकसान नहीं कर रहे प्रकृति का, बट सांस लेकर के जी रहे हैं, उसमें कितना अच्छा जी रहे हैं, अच्छा जी रहे तो सदुपयोग कर रहे हैं जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए जब वो समस्या वाली बात है। एक लेवल में रहे तो वो सही है, लिमिट में जब तक है सब, जब तक सही है, उसके ऊपर फिर जाए तो फिर ज्यादा डेंजर। तो प्रकृति की व्यवस्था है वो बिगड़ने लगे, उस लेवल तक कर को नुकसान है। और फिलहाल में तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, अभी इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं विकास का उसको नाम दिया जा रहा है, तो ऊपर से वो गलत ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये जो समझदारी की पूर्णता है, वहां तक पहुंचने के लिए जो भाव बनता है उसको कहते हैं श्रद्धा का भाव। मतलब मुझे पूर्ण समझदारी तक जाना है, और वहां जो पहुंच गए उनको श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं। उनके जैसा बनने की हम में चाह बनती है, चाह दिखती है कि हम भी उनके जैसा बने, उसी को कहते हैं उनके प्रति मेरी श्रद्धा है कि मैं भी उनके जैसा श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। रिपीट करूँ, ये जो समझदारी की पूर्णता है, चारों लेवल की व्यवस्था है, चारों लेवल की व्यवस्था को समझ के जो कंप्लीट व्यवस्था में जी रहे हैं उनको श्रेष्ठ मानव कहते हैं। वहाँ ये जो पहुँचने की जगह है उसको श्रेष्ठता कहते हैं, और वहाँ पहुँचने की ये जो चाह बनती है उसको कहते हैं श्रद्धा का भाव। ये जो भाव बनता है कि मैं भी श्रेष्ठ बनूं, मेरे में भी ये समझदारी की पूर्णता हो, मैं भी इनके जैसा बनूं, ये श्रद्धा है कि समझदारी की पूर्णता तक पहुंचना। अभी देखेंगे कि होता क्या है, ज्यादातर जगहों पे देखेंगे, इनको माइक दीजिए भैया को। नमस्ते भैया। फर्स्ट डे है, मैंने जून में भी सेशन अटेंड करा था आपका। उस पे जैसा भैया ने बोला था कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा के हम उनको विकास का नाम दे रहे, तो विकास क्या चीज़ है? किताबों को काट के पेड़ को काट के किताबें बनाना है, उसी किताबों में लिखना कि पेड़ काटना मना ही। व्हाट इज कॉल्ड विकास? इसमें भी तो विकास ही हो रहा है, उसको बिजनेस बना रखा है लोगों ने, प्रकृति को नुकसान पहुंचा के बिजनेस बना रखा है, और उसी बिजनेस प्रकृति में व्यवस्था वाले टॉपिक को भी हम बात करने ही वाले हैं। छठे दिन 7वें दिन उस पर बात करेंगे, 7वें दिन बात करेंगे, तब इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से बता पाएंगे। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ जी सर। भैया छोटा सा अगर बता सकते तो, क्योंकि मैं पूरा सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे टूर का काम रहता है, उस वजह से मैं बहुत टाइम निकाल के आज संडे को आया हूँ मैं पारसंटी की वजह से। मैंने जून वाला पूरा सेशन अटेंड करा है आपका। दो काम कर सकते हैं, बस निवेदन, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो मैं उस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। You have my number. हाँ, तो आप मैसेज भेज दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा उस सेशन का आपको। Sure. क्योंकि अभी फैल जाएगा, उसको शुरू करेंगे तो। Okay. ठीक। हाँ।
हाँ, तो जैसे हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो हम भगवान के से बन थोड़ी सकते हैं क्या? वही उनके जो सद्गुण है वो सद्गुण हम में आए, वो प्रयास तो कर सकते हैं ना। जैसे मैं उसका एक छोटा उदाहरण दूं, मतलब आप उस लेवल का ही क्वेश्चन कर रहे तो कि जैसे हनुमान जी थे, मतलब यदि आप बिलीव करते हैं तो, है ना, तो वो जो काम करके आए, उतना बड़ा काम करके आए, उसके बाद भी अहंकार बिल्कुल नहीं था। ठीक, इतने सारे करोड़ों वानरों को भेजा था, उनमें से एक ही सफल होके आए, और ढूंढना तो था सिर्फ सीता जी को, लंका जला के आए, एक्स्ट्रा भी काम करके आ गए, है ना, तो भी अहंकार बिल्कुल। ठीक, अभी मैं अपने आप को कहूं कि मैं उनको भगवान मानता हूं, मैं जय बोलता हूं, यदि मैं कहता हूं और एक सेशन लेके फिर मैं छाती फुलाए घूमता फिरता हूं, तो उसका मतलब कि उनके जैसे विनम्रता लाने की तो कोई कोशिश करी नहीं ना मैंने अपने में। क्या मतलब उस बात का? हमारे एक बार शिविर में एक व्यक्ति आए थे जो कह रहे थे कि मेरे जो दादी जी है वो 3 घंटे पूजा करती है रोज सुबह 7 से 10। ठीक, बट वो 3 घंटे ही घर में शांति होती है। तो पूजा का मतलब ये है कि उनके सद्गुण मेरे में कैसे आए उसके लिए प्रयास करना। यदि मैं जिनको भी स्वीकारता हूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर का आग्रह नहीं कर रहा, आप जिनको भी स्वीकारते हैं, उनके जो सद्गुण थे वो मेरे में कैसे आए उसके लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं, वही उनकी पूजा है, वही श्रद्धा है उनके प्रति। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमसे गड़बड़ होती है वो क्या होती है ना, कि हम श्रेष्ठता और विशेषता में अंतर नहीं पकड़ पाते ना। श्रेष्ठता का मतलब होता है एक्सेलेंसी, विशेषता का मतलब होता है कुछ स्पेशल हम बन जाए। जैसे एक क्रिकेटर है, क्रिकेट अच्छा खेल लेते हैं, ये समझदारी की पूर्णता है या एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ गए? एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़े। यदि मुझे उनको फॉलो करना है तो कितने पार्ट का करूंगा, क्रिकेट भर का या पूरी जिंदगी का? कितना फॉलो करना बनता है उनको? क्रिकेट तक। यदि क्रिकेट सीखना है तो उनको फॉलो करूं, है ना, लेकिन हम उतना ही फॉलो करते कि उनके जैसे बाल है वैसे बाल अपने भी हो जाए, जहां वो घूमने जा रहे हैं वहां हम भी घूमने जाए, जैसे पोस्ट इंस्टाग्राम पे वो डालते हैं वैसे हम भी डाले। कोई व्यक्ति एक्टिंग में बहुत स्पेशल हो गए, बहुत विशेष हो गए, अच्छी बात है, ये श्रेष्ठता है या विशेषता है? विशेषता है, किसी एक बात में आगे बढ़ गए, अच्छी बात है। यदि मुझे एक्टिंग सीखनी है तो मैं उनको फॉलो करूंगा, और वो भी एक्टिंग तक का। संबंधों में उनके जैसा थोड़ी जीने जाऊंगा। तो हमको धीरे धीरे ये भी पहचानने की जरूरत है कि हमारे आइडल कौन है। हमारे जो आइडल है वो वाकई में ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए, प्रकृति के लिए, परिवार के लिए, अपने ज्ञान के लिए कुछ अच्छा किया है, या हमारे आइडल ऐसे ही है जो बस विशेष बने हुए हैं? नहीं, ये भी एक सोचने की जरूरत है कि हम किनको फॉलो कर रहे हैं, किनको अपने आइडल मान रहे हैं, जो श्रेष्ठ हैं उनको या जो विशेष हैं उनको। और मजे की बात है कि मैं पूछूंगा 10 क्रिकेटरों के नाम बताइए, आप जल्दी से बता देंगे। मैं पूछूंगा 10 एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम बताइए, आप तुरंत बता देंगे। मैं पूछूंगा 10 श्रेष्ठ लोगों के नाम बताइए, पता ही नहीं है, ढूंढा ही नहीं है कभी ऐसे लोगों को, कि नहीं, कि जो वाकई में श्रेष्ठ है, जो चारों लेवल की व्यवस्था को समझे है, चारों लेवल की व्यवस्था में जी पाए हैं ना। तो मुझे तो लगता है फॉलो तो उन लोगों को करना बनता है ताकि उनके सद्गुण हम में आए, है ना। दूसरी बात उसके साथ ये भी जुड़ी हुई है कि यदि मुझे विशेष बनना है, विशेष बनने का मतलब मैं सबसे अलग होके कुछ अलग जगह पर पहुंच गया, ठीक, तो मैं आपके साथ संबंध के भाव से जीऊंगा कि आपके साथ अब कंपटीशन करना पड़ेगा? जैसे मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, मैं बन सकता हूं, मुझे सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, गांव का सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, अब तो कंपटीशन ही करना पड़ेगा। नहीं, मुझे मैथ सीखना है, मुझे मैथ्स में पूरे नंबर लाने हैं,
कर सकते हैं, सबके सहयोग को लेकर के कर सकते हैं, दूसरे को भी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। अब तो ये विशेषता की जो दौड़ है ना, वो हमको कंपटीशन में ले जाती है। और विशेष हो भी गए तो भी जरूरी नहीं है कि हम पूरी जिंदगी के सारे डायमेंशन में ठीक जी पाएंगे, है ना। मतलब आप कह सकते हैं क्या कि 10th बोर्ड में 90 अप ले आए वो माँ बाप के साथ ठीक ही जिएंगे? नहीं कह सकते। जो 12th बोर्ड में 80+ अप ले आए वो जिंदगी अच्छी ही जिएंगे, कह सकते हैं। आप बहुत अच्छा कंप्यूटर सीख गए, आप समाज का भलाई करेंगे, ये थोड़ी कह सकते। आप फ्रॉड भी कर सकते हैं, सिस्टम हैक भी कर सकते हैं लोगों के, है ना। तो ये समझने की जरूरत है कि हम क्या बनना चाह रहे हैं, किनके जैसा बनना चाह रहे हैं, हमारी दौड़ किस दिशा में है। विशेष बनना चाह रहे हैं कि श्रेष्ठ बनना चाह रहे हैं। श्रेष्ठ बनने का मतलब है कि हम कंपटीशन नहीं कर रहे किसी के साथ, हम किसी एब्सोल्यूट गोल को पहचान रहे हैं कि मुझे यहाँ पहुंचना है, सहयोग लूंगा भी सहयोग दूंगा भी। ठीक, मुझे समझना है चारों लेवल की व्यवस्था को और चारों लेवल में व्यवस्थित जीना है। उसमें जहां सहयोग लेना पड़ेगा वहां सहयोग लूंगा, जहां सहयोग देने की जगह बनेगी वहां सहयोग दूंगा भी। कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। ठीक, और मेरे आइडल भी वैसे ही है कि जिनके सद्गुण मेरे में आए तो कुछ अच्छा हो मेरा, है ना। ये ध्यान रखने का मुद्दा लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्योंकि इसी से हमारी दिशा तय होती है ना। हम तो यंग एज में है, अपना लक्ष्य कहाँ फिक्स करके चले हैं, श्रेष्ठ होने की ओर या विशेष होने की ओर। अपना आइडल किन किन को मान के चल रहे हैं, जो विशेष है उनको कि जो श्रेष्ठ है उनको, है ना। फिलहाल का ही बता रहे, सही बता रहे, है ना। धीरे धीरे ये समझने की जरूरत है कि मेरी अपनी चाहत क्या है और मैं कैसा होना चाहता हूं। जी भैया, अभी जो श्रेष्ठता वाला बताया वो तो काफ़ी ठीक हो गया, क्योंकि विशेषता जो किसी में विशेष है उसी को हम श्रेष्ठ मान रहे थे कि ये तो श्रेष्ठ व्यक्ति है। ऐसे थोड़ा गौरव को और समझा दीजिए, क्योंकि गौरव भी वो प्राउड फील वाला वो। सही बात है। गौरव में भी देखेंगे तो दो चीज़ों में दिक्कत होती है। एक तो ये होता है कि किसी ने बहुत पैसा कमा लिया, जिसको हम आज के दिन बड़ा मानते हैं काम, वो किसी ने बड़ा कर लिया तो हमको उसमें गौरव जैसा कुछ लगने लगता है। सही में तो गौरव ये है कि जिसने श्रेष्ठ होने का कुछ प्रयास किया है, भले पूरा हो नहीं गया है, प्रयास तो किया है। जैसे किसी ने प्रकृति के लिए बहुत कुछ काम किया, भले चारों लेवल पे कुछ नहीं किया, एक पे तो किया, कुछ तो किया। तो वो जो कुछ अच्छा किया दूसरे ने, जो कुछ अच्छाई है दूसरे में, उसको पहचान पाने को गौरव कह रहे हैं। मैं इसमें भी बार बार कहता हूं कि हमारा ध्यान कहाँ जाता है, दूसरे की अच्छाई पे कि दूसरे की कमी पे। जैसे यहाँ सारे गद्दे लगे हैं, सारे गद्दे ठीक लगे होंगे हमको नहीं दिखेगा, एक गद्दा थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, पहला ध्यान वहीं जाएगा नहीं। तो जैसे मैं बार बार ये उदाहरण देते रहता हूं कि एक तो मक्खी होती है ना, इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों में से एक के भी शरीर पे कहीं घाव हुआ हो, थोड़ा खून निकला हो, तो मतलब लगभग 125-150 शरीर बैठे हैं, उसमें से एक शरीर पे छोटा सा घाव है, मक्खी आके कहाँ जाएगी? उस घाव पे जाएगी। और एक मधुमक्खी होती है, सारी गंदगी हो, कहीं फूल खिला होगा, कहाँ जाएगी? फूल की ओर जाएगी। ये हमारा मन किसके जैसा चल रहा है अभी, मक्खी जैसा कि मधुमक्खी जैसा? आदमी पूरा ठीक है, 99 चीजें ठीक है उसमें, वो देखते हैं कि एक गलती ढूंढ के उसी को पकड़ के रखते हैं। हमको ये धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि हम जहां मन लगाते हैं ना, हम वैसे ही बनते हैं। आप देखिए, जो लोग संगीत सीखते हैं ना, हमको लगता है कि कितना मस्त गा रहा है, उसके पीछे हमको ये नहीं दिखता कितना मन लगाया है वहां पे। कहीं भी वो सुनते हैं तो सुर ही सुनते हैं, है ना, कहीं भी सुनते हैं ताल ही सुनते हैं, इतना मन लगा के रखते हैं, तब वो संगीत का गाना सीख पाते हैं। मतलब यहाँ यदि कोई संगीतकार बैठे ना, ये पीछे घर हो रहा है, उसमें भी वो ढूंढेंगे कि कौन सा सुर है, ये ध्यान लगाते हैं, तब जाके वो संगीत के सुर उनके निकलते हैं। उतना ध्यान नहीं लगाएंगे तो अपने सुर नहीं निकलेंगे। आप देखिएगा किसी संगीतकार को कभी करीब से, उतना ध्यान देते हैं
ये जहां हम ध्यान देते हैं हम वैसे ही बनते हैं। तो हम दूसरे की कमियों पे ही ध्यान देंगे और हम ठीक हो जाएंगे, ये कैसे होगा? मैं आप में से हर किसी में कमियां देखते रहूं, कमियां देखते रहूं, कमियां देखते रहूं और उम्मीद करूं कि मैं खुद सद्गुणों से भर जाऊं, ये कैसे पॉसिबल है ना? तो गौरव के भाव का मतलब ये है कि मैं हर किसी में अच्छाई को देख पाऊं और हर एक सद्गुण को देख के प्रेरित हो पाऊं कि मैं भी आपके जैसा बनूं, मेरे में भी ये सद्गुण विकसित हो। मतलब मैं एक लास्ट उदाहरण देके फिर इसको सेशन को क्लोज करता हूं। ये जिन्होंने पूरा दिया दर्शन, जिनका पहले दिन नाम लिया था नागराज जी, उनका एक संवाद में पढ़ रहा था और वो टाइम था जब इन्होंने ये सब दे दिया, पूरा ज्ञान दे दिया, उसके बाद का। तब उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि मैं जिस किसी से भी मिला हूं सब में से मैं कुछ ना कुछ सीखा हूं। आज भी मैं किसी से भी मिलता हूं तो उससे कुछ सीखता हूं। ये पढ़ के मुझे हुआ कि जिन्होंने इतना ज्ञान दिया वो भी ये कह रहे हैं कि किसी से भी मिलता हूं तो कुछ सीखता हूं। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं तो मुझे किस बात का इतना घमंड है कि सबकी कमियां निकालते फिरूं। तो इतनी बात मुझे गौरव के उसमें श्रद्धा के क्षेत्र में कृतज्ञता में कहनी थी। दीदी टाइम हो गया है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जी बता दीजिए। मैं बता दूं प्लीज? जी दीदी बताइए। देखिए ये स्नेह का भाव है कि बहन हमारी कुछ बोल रही है, खाने में वेट कर लेंगे। थैंक यू भैया। तो भैया एक रियलाइजेशन है कृतज्ञता को लेकर के, अब आप बताइए मैं उसका आगे क्या करूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। वो रियलाइजेशन तो हो गया, जो लिस्ट बनवाई थी कल भैया ने कृतज्ञता को लेकर के कि जो सहयोग मिला है दो लोगों से जिनसे सबसे ज़्यादा विरोध आता है, उनसे जो सहयोग मिला और असहयोग मिला उसको देखना है। तो पहले जब लिस्ट बनाने गए तो असहयोग वाली लिस्ट ज़्यादा बड़ी थी, है ना, फिर सहयोग को देखा तो वो भी बड़ी हुई। फिर धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो दो लोग ऐसे हैं जिनका पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन दो लोगों का ही रहा है। तो सबसे ज़्यादा कृतज्ञता होनी चाहिए जिसकी जगह पर सबसे ज़्यादा विरोध उनके लिए है। तो मैं तो पूरा मुँह उल्टा करके खड़ी हूँ, ऐसा लग रहा है। मैं वो एंगल देख ही नहीं पा रही हूँ कि इनका कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा रहा है मेरी लाइफ में। तो इस एक बात है ना, क्या होता है कि जैसे आपका और मेरा एक भाई बहन जैसा रिश्ता है, लेकिन ये तभी तक का है जब आप ऑनलाइन गोष्ठी में जुड़ते हैं या हम शिविर में मिलते हैं। तो नेचुरली मेरे कंट्रीब्यूशन वाली लिस्ट कम निकलेगी, बट मेरे से शिकायत वाली लिस्ट भी कम निकलेगी, क्योंकि हमारा आपका इंटरेक्शन ही कितना हुआ है। आपकी मुझसे अपेक्षा ही कितनी है, बहुत थोड़ी अपेक्षा है, उतनी मैं पूरी कर ले रहा हूँ तो शिकायतें कम बनती है। जो मम्मी पापा है, जो भाई बहन है, जहाँ 24 घंटे का इंटरेक्शन है, जहाँ बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, शिकायतों की लिस्ट ज़्यादा निकलेगी। बट आप जो कह रहे हैं वो भी सही है कि आप कंट्रीब्यूशन वाली लिस्ट को बनाएंगे तो वो उससे भी ज़्यादा लंबी निकलेगी। तो वहाँ फर्क पड़ जाता है, वो उतना ही फर्क होता है वो कि किसी के साथ जुड़ाव कम है तो दोनों लिस्ट छोटी छोटी बनती है, किसी के साथ जुड़ाव ज़्यादा है तो दोनों लिस्टें बड़ी बड़ी बनती है। बट दोनों में हम ध्यान कहाँ देंगे, जो नहीं मिला है उस पर कि जो मिला है उस पर? जो मिला है उस पर। ठीक है जी, ये लास्ट सुन लेते हैं या बाद में रखे? बोल ही दीजिए फिर। कौन का? बाकी नहीं का? अच्छा सॉरी, आपका भी सुन लेंगे। सर आपने जो श्रेष्ठ का श्रेष्ठ और विशेषता, तो श्रेष्ठता मतलब उसकी परिभाषा क्या हो सकती है? श्रेष्ठता की परिभाषा ये है कि ये जो चारों लेवल की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये चारों लेवल की व्यवस्था को समझ पाना, चारों लेवल में व्यवस्था पूर्वक जी पाना। मतलब उन चारों लेवल पे ऑप्टिमाइज मैक्सिमम होना है। जैसे कि विशेषता है कुछ, जैसे आप क्रिकेटर का एक्टर का एग्जांपल दिया, तो वो एक अपने प्रोफेशन में भी बेस्ट है जी, तो दूसरे में भी बेस्ट, सभी में बेस्ट हो, या फिर एक कहते हैं ना कि मेंटेन करके बैलेंस करके बैठो। विशेष होने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में बाकियों से आगे है, ठीक, और वो हमेशा देखेंगे तो निरपेक्ष है, मतलब दूसरे के रिलेटिव में है, सॉरी सापेक्ष में है। मैं आपसे ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेल लिया तो मैं विशेष हो गया, आप मेहनत करके आप से ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलने लग गए तो वो विशेषता वाला टैग मुझसे निकल के आप पे आ जाएगा। श्रेष्ठ होने वाली बात ऐसी है कि जो एब्सोल्यूट है, समझने का एक लेवल है ना कि यही तो समझना है, और क्या समझना है? अपने को समझना है, परिवार को, संबंधों को समझना है, समाज को समझना है, प्रकृति को समझना है,
और इन चारों लेवल पे जीने के स्वरूप को समझना है। उतना मैं भी समझ सकता हूं, उतना आप भी समझ सकते हैं, उतना ये भी समझ सकते हैं। तो आप समझ लिए तो मेरा श्रेष्ठता वाला टैग चला गया, ऐसा नहीं होगा ना, वो बना रहेगा। और हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, हम दोनों मिलकर तीसरे को हेल्प कर पाएंगे कि भाई तुम भी आ जाओ। तो सर ये सब्जेक्टिव हो सकता है, मतलब मेरी हिसाब से मैं अपने आप में जो एनवायरनमेंट या जो भी है, और उस हिसाब से अगर मैं एक एरिया में श्रेष्ठ हूँ, आप अपने हिसाब से उसी एरिया में अलग तरह से श्रेष्ठ हो, वो हो सकता है सब्जेक्टिव हिसाब से। समझदारी को देखेंगे तो वो तो एक ही होगी, उसको जीने में कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो अलग अलग होगा। जैसे माता पिता के साथ कौन से भाव से जीना बनता है, वो भाव तो सेम होगा। सम्मान का भाव होगा, कृतज्ञता का भाव होगा, गौरव का भाव होगा, ये भाव तो वही होंगे। मैं अपने माँ बाप के प्रति किस तरह उस भाव को व्यक्त करता हूँ, मेरा तरीका अपने हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है, आपका तरीका व्यक्त करने का अलग हो सकता है। हम यहाँ पैर छू के सम्मान करते हैं, कोई लोग पैर नहीं छूते हैं, वैसे ही सम्मान कर देते हैं, भाव तो सम्मान का ही है। तो जो अलग होगा ना स्वरूप, वो जीने के लेवल पे अलग होगा। बेस में जो समझदारी है, जो भाव है, वो तो वही होगा। ठीक है, बढ़िया जी। भैया मेरा तो क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक एग्जांपल प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हम श्रेष्ठ लोगों से प्रभावित होते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ तो हनुमान जी का देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने रामायण देखी है। तो हनुमान जी भी उसमें राम जी से ज़्यादा प्रभावित है ना। जब लक्ष्मण को मान लगा था तो उसमें लक्ष्मण को बचाने के लिए वो तुरंत संजीवनी लेने चले गए। हालांकि उस युद्ध में और भी लोग जान से भी गए, मरे भी, लेकिन प्रभावित तो ज़्यादा श्रेष्ठता से ही हुए थे ना। नहीं ठीक है, उसको मतलब उसको फैलाते नहीं है अभी, ठीक कह रहे हैं आप, उतना ही रख लेते। बहुत लोग उसी टाइम घायल हुए थे और सबके लिए लाए थे बट ये ठीक है कि जो श्रेष्ठ लोग हैं वो दूसरे श्रेष्ठ लोगों का भी उतना ही आदर सम्मान करते हैं। सामने बार बार ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, तो इसलिए मतलब प्रभावित भी हम उसी से होते हैं ना। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बढ़िया। तो इन चीजों पर सोचिए। एक भाव रह गया है प्रेम, खाना खाने के बाद प्रेम कर लेंगे। भैया मुझे एक अनाउंसमेंट भी है, नहीं करेंगे, विवाह के टाइम कर लेंगे। एक